हाँ भाई, लास्ट टाइम जो टॉपिक कराया था उसके ऊपर क्वेश्चंस कराने। क्या टॉपिक था बताना जरा। कि एक इनफिनाइट वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, I1। एक दूसरा इनफिनाइट वायर है, उसमें से कितना करंट जा रहा है, I2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, है ना। तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में के वजह से इस वायर पर फोर्स लगेगा, और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। और हमने पढ़ा था दोनों वायर सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और फोर्स इक्वल रहेगा, F और F दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स था F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, I1 अपॉन D। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, बिटवीन द वायर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स। यहां से ना 1 एम्पेयर की डेफिनेशन निकालते हैं, इस फॉर्मूले से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं। और सिलेबस में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर इस डेरिवेशन से, ठीक है, वो हमें याद करनी होती है। पर ऐसा कह रहे थे एससी वर्मा सर कि 2019 से ये डेफिनेशन मतलब हटा दी गई है, कि 2019 से ये डेफिनेशन अब मतलब मान्य नहीं है, पर सिलेबस में तो है। मैं देख रहा था सिलेबस हरियाणा बोर्ड का, तो उसमें थी ये डेफिनेशन, तो मैं लिखवा देता हूँ वो डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से देखो, अगर करंट I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो जाए, दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। अरे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इसको ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आई 2 इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷। करंट 1 एम्पियर, और डिस्टेंस भी इसके बीच में 1 मीटर रख दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये है लेंथ वो वाली करंट कैरिंग वायर की। तो यहां से जो फोर्स निकल के आता है, और इस लेंथ को भी 1 मीटर रख दो, क्योंकि 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, है ना, लेंथ तो इनफिनाइट है ना, उसकी 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। अगर 2 मीटर लेंथ पे लेना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 1 मीटर आ जाएगा, ये भी तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और है ना न्यूटन पर मीटर, अरे फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और लेंथ की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ये कब आया फोर्स, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कब आई, जब उसकी लेंथ 1 मीटर की, जब वो उस स्पेसिफिक लेंथ में फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये है कि अगर दो इनफिनाइट वायर हैं, दोनों में करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब इसकी 1 मीटर लेंथ पर और इसकी 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का लगेगा पर मीटर लेंथ पर, 1 मीटर लेंथ पर, ये है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो इतना ही फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स, है ना, इतना ही रिपल्सिव फोर्स इस पे लगता। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कि अगर 1 एम्पियर करंट जाएगा दो इनफिनाइट वायर से, और उन दो इनफिनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है ना, दो इनफिनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन दो वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इतना,
ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन है कि 1 एम्पेयर फोर्स 1 एम्पेयर करंट जाएगा तो इतना फोर्स अट्रैक्टिव होगा, 2 एम्पेयर करंट जाएगा तो इससे दुगना फोर्स अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर निकल के आती है। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, पहले तो ये लिख लेना, ये डायग्राम बनाना, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लिखना, अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लिखना I1 I2 1 एम्पेयर है, D 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आती है इतनी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो टॉपिक डालो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। पोज कर दे। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर देखो, 1 एम्पेयर is the amount of current which when flowing through each of the two parallel uniform long conductors placed in free space। हाँ, यहाँ देखो म्यू नोड आया है ना, म्यू नोड का मतलब दोनों के बीच में फ्री स्पेस है ना। प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, at a distance of 1 meter from each other will attract or repel by the force of by the force of 2 × 10⁻⁷ Newton, by the force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of their length, Newton per meter of their length, by the force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of their length। ठीक है, एक बार पढ़ो इस डेफिनेशन को और यहां से मिलाओ, मैच करो। डेफिनेशन पढ़ो और यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मैच करो, चेक करो जो जो यहाँ पर कंडीशन है वो सब हमने लिखी होंगी। ठीक है, अब इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं।
ठीक है, तो टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक टैप वो लिख लो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मतलब फॉर्मूला यूज होगा बार बार, तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा I1 और यहाँ पर एक फाइनाइट वायर है, यहाँ पर एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ है L। नहीं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फाइनाइट वायर है, इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है D, तो फोर्स कितना होगा दोनों वायर्स के बीच में, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन D इंटू L, है ना। अरे मैंने करवाया था पूरा डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। और कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एक इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है I1। अच्छा, D क्या है इन दोनों वायर्स के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक दूसरी वायर है ऐसे रख दी, और इसमें करंट जा रहा है कुछ ऐसे I2। ठीक है, I2 लूप के फॉर्म में। फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप निकालना, और ये वायर फिक्स्ड है, मतलब ये वायर हिल नहीं सकती, फिक्स की हुई है। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा, क्या इस लूप पर, तुम्हें याद हो तो हम ऐसे भी लिखवाते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें लूप रख दिया ABCD, और उसमें करंट जा रहा है मान लो I, तो इस लूप पर नेट फोर्स कितना होता था, 0, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जहां से करंट निकला वहीं से ही IL इफेक्टिव क्रॉस B, यही तो होता था फॉर्मूला। L इफेक्टिव 0 था, L इफेक्टिव 0 था, नेट फोर्स 0 था, लेकिन इसके पीछे कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी इस वाली वायर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही इस वायर पे, तो इस वजह से इसकी वजह से इतना फोर्स इस तरफ लगेगा, मान लो, अच्छा ऐसे लगेगा फोर्स, उतना इस पे लगेगा ऐसे, तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। वो किस लिए सेम फोर्स रहेंगे, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था तो फोर्स उतना ही रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो यहाँ पे फोर्स उतना ही रहेगा। करंट भी सेम, करंट भी सेम, L भी सेम, B भी सेम, तो जितना फोर्स यहाँ उतना ही फोर्स यहाँ, तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए था। यहाँ पे भी जितना फोर्स ऊपर वाली वायर पर उतना ही फोर्स नीचे वाली वायर पर, तो कैंसिल फोर्स हो जाएगा। यहाँ बताओ क्या यहाँ नेट फोर्स 0 हुआ, क्यों, यहाँ पर जो है तो A और B पे वहाँ पे दूर हो गया, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, वहाँ की साइड देखो। अच्छा, A से B वायर पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि पास है, और CD वायर पे कम रहेगी क्योंकि दूर है ना। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, और ये स्क्वायर है, ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर, लूप
स्क्वायर लूप बोल देते हैं, स्क्वायर लूप ABCD 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 ऑफ लेंथ L L। इस लूप की लेंथ L, स्क्वायर है तो लेंथ L L L, सही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B, तो नेट फोर्स तो जीरो होने वाला नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा? हाँ बोलो, जिस पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी x दूरी पर, ये भी x दूरी पर, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। क्यों? ये भी L प्लस एक्स दूरी पर, ये भी L प्लस एक्स, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, है ना। अच्छा कहाँ की तरफ रहेगी? अंदर की तरफ, हाँ है ना। डायग्राम बना लिया तुमने? बना लो इसको डायग्राम, क्वेश्चन लिखो पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम हमें चेंज करके बनाएंगे। हाँ स्क्वायर लूप, ठीक है। अच्छा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। तो ऐसे रहेगा, नया डायग्राम बनाना तुम अब ऐसे, और जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ। तो हम अलग अलग लेंथ पर अलग अलग फोर्स निकालेंगे, और यहाँ पर भी अंदर ही रहेगा, अलग अलग लेंथ पर अलग अलग। देखना ध्यान से, फोर्स ऑन ए बी लेंथ, फोर्स ऑन ए बी लेंथ, ए से बी तक की लेंथ, कितना फोर्स रहेगा? तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लिखवा रखा है ना, इसलिए लिखवा रखा है। तो लिखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2, I1 यानी इस वाले वायर में से करंट, I2 यानी इस वाले, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अपॉन 2 पाई x, यही होगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई x। अच्छा इंटू में L, इंटू में L, इतना फोर्स रहेगा, और अट्रैक्टिव रहेगा रिपल्सिव रहेगा? ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे आसानी के लिए, मतलब ऐसे पेपर में तुम्हें देखना टुवर्ड्स इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर की तरफ फोर्स रहेगा, और इस पर फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स वायर फिक्स्ड है ना, ये तो कुछ होगा नहीं इसका। तो इसका फोर्स किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स इन्फिनाइट वायर, मैंने ऐसे दिखा दिया। अच्छा फोर्स ऑन CD, बोलो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये याद रखना, इनटू मैल, डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि रिपल्सिव है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा तो इस पे यहाँ की तरफ लगेगा, इस पे लग रहा है फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, और दोनों फोर्स अलग अलग रहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, ये वीक रहेगा। ये समझ आया क्यों आया ये आया, ये आया, और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये वीक रहेगा। देख मैथमेटिकली तो ऐसे समझ लो कि भाई x कम है, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा, क्योंकि I1 I2 और L तो दोनों में सेम ही है। और फिजिक्स के हिसाब से समझो भाई पास है और करंट तो सेम ही जा रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो पास है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा, और रिपल्सिव फोर्स वीक रहेगा। अब आ जाते हैं BC और CD पर, फोर्स ऑन BC वायर। अब BC वायर पे फोर्स देखो ध्यान से, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बताओ,
और इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग रहेगा, ज्यादा होगी उस जगह कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। अब यहाँ पर ना डायरेक्ट तो फोर्स निकाल नहीं सकते तुम बी से सी तक, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है ना। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके तुम्हें लिमिट लगा के तब फोर्स निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पर, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो जितना मैग्नेटिक फील्ड का चेंज यहाँ रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स रहेंगे। इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा बताना जरा। इस पे इधर की पहले तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इस पे। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऊपर की साइड लगेगा। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और फिर कर लो आइडियल क्रॉस भी ऊपर की साइड, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डीएल क्रॉस भी नीचे की साइड। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है एफ बी सी जितना भी होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, पूरा इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। फोर्स ऑन बी सी वायर एंड फोर्स ऑन ए डी वायर आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों अपोजिट होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। सो दे विल कैंसिल, सो दे विल कैंसिल। तो पूरी लूप पर कितना फोर्स रहेगा, फोर्स ऑन लूप, फोर्स ऑन लूप। तो चारों फोर्सेस को लिख देंगे। एफ ए बी वेक्टोरिकली लिख रहा हूं मैं, मतलब वेक्टोरिकली सिर्फ प्लस लिखा जाता है, बाकी जब उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस सब देखा जाएगा। फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस फोर्स ऑन डी ए। लगता है ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन, पर है कुछ भी नहीं इसमें। तुम ध्यान से देख सकते हो, फोर्स ऑन बी सी और फोर्स ऑन ए डी इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स ऑन ए बी लिख दो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई एक्स एल, वो है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई एक्स प्लस एल, है ना, एल प्लस इंटू में एल। अच्छा, अब दो वेक्टर हैं तुम्हारे पास, ए वेक्टर इस तरफ और एक वेक्टर उस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, और दो अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर हम पहले सीख चुके हैं कैसे ऐड करना है। क्या करना होता है, बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस करना। तो बड़ा वाला वेक्टर तो ये है स्ट्रॉन्गर, वो वीक है, तो माइनस कर दो। मतलब मैंने इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को प्लस मान लिया। ये वाला वेक्टर किस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, और ये वाला वेक्टर किस तरफ है, दूसरी तरफ। तो इस वाले वेक्टर को प्लस मान लिया तो यहाँ प्लस आ गया, और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को माइनस माना है तो माइनस आ गया, क्योंकि इक्वल और अपोजिट वेक्टर हैं। नहीं सॉरी, दो वेक्टर हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो जैसे ए वेक्टर है ऐसे और बी वेक्टर है ऐसे, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आता है बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो हम मान लो बड़ा वाला ये है, तो इसको लिख दिया बी माइनस ए, और रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। तो सिमिलरली यहाँ पर है, एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, तो बड़े वाले वेक्टर ये है, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दिया। अब जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ आएगा, बड़े वाले वेक्टर, बड़े वाले की तरफ। तो पहले इसको माइनस करो, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई कॉमन, और बचेगा 1 अपॉन, ठीक है। ये तो सिर्फ सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और ये आ जाएगा L इंटू में, दिस इज द नेट फोर्स, या दिस इज द नेट फोर्स एंड इट इज टुवर्ड्स, कहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा एल है ना, यहाँ एल स्क्वायर, हाँ। दिस इज द नेट फोर्स एंड टुवर्ड्स इन्फिनाइट वाई, टुवर्ड्स इन्फिनाइट वाई।
टू वायर्स इनफिनाइट वायर, मतलब ये लूप पर जो नेट फोर्स रहेगा वो इतना रहेगा, और लूप किस तरह मूव करेगा, इनफिनिट वायर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ये, है ना। इस तरह से आपको देखना है कि ज्यादा टफ है क्वेश्चन है, केवल बस कंसेप्ट लगाने और करना है सो। चलो जल्दी से इसको पोज कर दो। इसमें करंट जा रहा है I1, एक लूप है, और इसमें करंट जा रहा है I2। आपको ये बताना है, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स ना गए तो मान लेना फिक्स्ड है। आपको बताना है फाइंड इन विच डायरेक्शन लूप विल मूव, किस डायरेक्शन में लूप मूव करेगा। डायरेक्शन वायर की तरफ मूव करेगा, वायर से। हाँ ये इनफिनाइट वायर है। अरे डॉट डॉट लगा रखा है मतलब, वायर तरफ जाएगा। बताओ कैसे। अरे ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में, एक पॉइंट होगा जहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला इस वाले सेक्शन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस वाले सेक्शन पे रिपल्सिव फोर्स रहेगा, रिपल्सिव वीक रहेगा और अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो लूप होगा। ऊपर नीचे वाला ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सही है। तो देख लेना बस इस तरह से। अच्छा इसी को ऐसे घुमा दो, पहले मैंने ऐसे दिया था करंट, अब ऐसे देता, किसी भी शेप में दे दो आंसर वही रहेगा। वायर किसी से, अब नेट फोर्स थोड़ी पूछ रहा है, वो तो बस ये पूछ रहा है किस डायरेक्शन मूव करेगा, तो आसानी से बता सकते हो। बोलो। अपोजिट डायरेक्शन, अवे फ्रॉम, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सिव ज्यादा रहेगा तो ये इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, और अगर ऐसे चेंज कर दे तो अट्रैक्टिव है ना। ऐसे लिख लो ये क्वेश्चन। स्टार्ट करा तूने, ठीक। नानी की जाए कब जाएगा? 20-21 में जाएगा, क्या पता 15 को चला जाए। 9 दिन पहले क्यों, क्या है जो, क्या। अच्छा किसकी शादी है, मामा की, तो मामा तो फिर वहाँ है भाभी भिवाड़ी में। और मेरी बड़ी बहन मौसी। अच्छा तो दोनों की भिवाड़ी में ही शादी है, जाएगा तू अलवर। अलवर की कौन सा भिवाड़ी जाऊंगा। अच्छा शादी तो फिर वहाँ से मौसी करेंगी भिवाड़ी में। रिजॉर्ट क्या बोलते हैं, बैंकेट, ब्लैक पेपर जो। हाँ ठीक है बताओ। अट्रैक्ट सेम डायरेक्शन में है ना, अरे जब सेम डायरेक्शन में होता है अट्रैक्ट होता है, तो ये अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो और रिपल्सन कम रहेगा। क्यों अट्रैक्शन ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि पास पास है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा फोर्स रहेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, तो इस वजह से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इनफिनाइट वायर है, सेकंड इनफिनाइट वायर, एक में करंट I, दूसरे में I, और तीसरे में 2I। ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर, इसको बोल दो फर्स्ट वायर, इसको बोल दो सेकंड वायर, इसको बोल दो थर्ड वायर। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर, इफ नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर, ओके
अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट वायर और थर्ड वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर पे नेट फोर्स इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो गया? इन दोनों को फिक्स मान लो, इस वायर को और इस वायर को। और नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर क्या है? 0 है। देन फाइंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड याद आया नहीं आया? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर या फर्स्ट वायर एंड थर्ड वायर। तो ये डिस्टेंस बताना, ये डिस्टेंस बताना अगर सेकंड वायर पर नेट फोर्स 0 है तो। पहले तो बताओ नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? पहले तो चेक कर लेते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि 0 होगा नहीं होगा। कैसे चेक करें? अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पर और इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पर, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अरे बताओ, तो इसके वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा इस पर? रिपल्सिव, यानी ऐसे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वो रिपल्सिव लगेगा, और इसके वजह से क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी रिपल्सिव लगेगा। तो कैंसिल हो सकते हैं। तो ऐसा डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस हिसाब से बताना है कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि नेट फोर्स इस पे क्या है? 0। सेकंड वायर पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन दिस सेकंड वायर इज 0। बताओ जल्दी से चेक करो। इफ नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर इज 0 देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर और थर्ड वायर और सेकंड वायर। डायग्राम अलग से बना लेना ताकि बिगड़े ना। देखो इसके वजह से किस तरफ फोर्स आएगा? मैं इसको फर्स्ट वायर बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट वायर की वजह से इस तरफ फोर्स आएगा। फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन सेकंड वायर। मैं सेकंड वायर नहीं लिख रहा क्योंकि हम सेकंड वायर पे ही नेट फोर्स देख रहे हैं। फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर। थर्ड वायर की वजह से फोर्स किस तरफ रहेगा? इस तरफ। तो फोर्स ड्यू टू थर्ड वायर। अब हमें पता इक्वल और अपोजिट फोर्स है। सॉरी, इक्वल तो पता नहीं लेकिन अपोजिट फोर्स है, इतना तो पता है। अरे बताओ, अपोजिट फोर्स है। अगर इक्वल भी हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अरे अपोजिट फोर्स तो है ही, इक्वल और हो जाए तो मतलब F1 शुड बी इक्वल टू F3। अगर ये हो गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि नेट फोर्स निकलता कैसे? नेट फोर्स निकलता है भाई, इस वेक्टर और इस वेक्टर को प्लस करो, F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर की डायरेक्शन को मान लो प्लस बोल देते हैं। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1 और उसकी डायरेक्शन को क्या बोल दिया? प्लस। F3 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मैग्नीट्यूड F3 माइनस। और अगर इक्वल हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमें तो मेन काम करना है F1 और F3 को बराबर रखना है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। F1 की वैल्यू कितनी है? इसके वजह से इस पे फोर्स, बोलो इसके वजह से इस पे फोर्स। तो लिखेंगे, ध्यान से देखना, F1 को क्या लिखेंगे? म्यू नॉट पूरा आ रहा है, म्यू नॉट इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? म्यू नॉट आई इंटू में आई। यही तो होता था, जिन दो के बीच में फोर्स देख रहे हैं I1 I2 अपॉन 2 पाई और इनके बीच का डिस्टेंस। पूरे का डिस्टेंस कितना है? 12। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो x मान ले इस डिस्टेंस को, तो इसको मान लेते हैं 12 माइनस एक्स। बताओ, पूरा ये डिस्टेंस x है, पूरा डिस्टेंस 12 है, तो ये x है, तो ये वाला कितना बचेगा? 12 माइनस एक्स। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो 12 माइनस 4 8, ये 8 होगा, ये 4 है, 8 प्लस 4 12। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में? x। तो ये तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई इंटू आई इक्वल टू 2 पाई एक्स इक्वल टू F3 क्या होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स, ध्यान से देखना, म्यू नॉट इसमें से कितना करंट जा रहा है? 2I, और इसमें से कितना करंट जा रहा है? I। ये क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स देख रहे हैं और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2
I1 I2 यानी पहली वायर और दूसरी वायर के बीच में से, इसमें से कितना करंट जा रहा है I, तो लिख दिया। इसमें से कितना जा रहा है 2I, यही तो होता है I1 I2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 पाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 माइनस, बस इतना करना है। इन्फिनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस पता ही, ओ फोर्स पता ही है ना, ये होता है, मैंने कहा था फॉर्मूला याद कर लेने वाला काम आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x, यही तो होता है 2 पाई d, यहाँ पर d x है, यहाँ पर d 12 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, i से एक i कैंसिल, दूसरा i से दूसरा i कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं, 1 अपॉन x बचेगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन 12 माइनस x, 12 माइनस एक्स यहाँ भेज दो इक्वल टू 2x, ये वहां चला जाएगा 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा हो। ठीक है, तो कभी तो डिस्टेंस दे देगा, नेट फोर्स पूछ लेगा, कभी कह देगा नेट फोर्स 0 है तो डिस्टेंस पूछ लेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसको लिख लो, हाँ ठीक है, 4 आ गया, सही है सही है। इसका ऐसे लिख लेना टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, या फिर ऐसे मान लेना x डायरेक्शन y डायरेक्शन, आई कैप माइनस जे कैप ऐसे दिखा देना। सही है, इसमें स्क्वायर नहीं है ना तो आसान हो गया। स्क्वायर वाले में तो नहीं तो लंबा कर देता तो क्वेश्चन को है। सेम ऐसे पोटेंशियल के क्वेश्चन बनते हैं, सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन बनते हैं, अरे बनते नहीं बनते, ऐसे कई तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेक्टर की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, बाकी सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, मैं मिटा दूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, ऐसे ही, ऐसा ही नहीं, थोड़ा सा अलग। तुम अपने कहीं से नोट्स वोट्स से जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पर जो मैं करा रहा हूँ, है ना। मतलब मोस्टली प्रैक्टिस तो तुम्हें क्लास में हो जा रही है। बता दूं डायग्राम, डायग्राम क्वेश्चन नेक्स्ट, एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है आई, दूसरी ऐसी आई, तीसरी ऐसी, इस यहाँ पे भी आई, यहाँ पे 2 आई, ठीक है ओके, यहाँ पे आई, इसको बोल दो ए, नहीं इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो सी। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है डी और डी। फाइंड नेट फोर्स ऑन बी वायर, लिख लिए। इसमें कम से कम तुम वायर फोर्स निकाल लो, फोर्स की डायरेक्शन निकाल दो, नेट फोर्स मैं निकलवा दूंगा। अब के बाद ऐसे ना दिखा के वायर को ऐसे दिखा दिया, 2 वायर है अंदर की तरफ जा रहे हैं करंट, और एक वायर है इसमें बाहर की तरफ आ रहा है करंट, तो है तो इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट है, जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है ये भी इन्फिनाइट है, ये भी अंदर की तरफ, और ये है बाहर की तरफ आ रहा है। तो जल्दी से बता दो नेट फोर्स इस पर। नीचे वाली में करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इसमें भी अंदर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, टाइम मतलब।
लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। मैं एक करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन तुम करना घर पे, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? देखो, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है? हाँ अट्रैक्ट होंगे, हाँ। तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स ड्यू टू सी वायर, एफ सी, फोर्स ड्यू टू सी वायर, और किस पे निकाल रहे हैं? बी वायर पे निकाल रहे हैं। कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट 2i इंटू में आई अपॉन 2 पाई डी। अरे बताओ। अच्छा, इसके वजह से इस पर किस तरफ फोर्स लगेगा? ऐसे लगेगा। फोर्स ऑन बी वायर ड्यू टू ए वायर, तो फोर्स ऑन ए वायर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू आई अपॉन 2 पाई डी। तुम ध्यान से देखो तो ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर मैं इसको एफ मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 2f। क्योंकि देखो म्यू नॉट सेम, आई सेम, नीचे वाला सेम, बस एक 2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो ये पूरे की जगह 2 है ना? हाँ, ये वाला फॉर्मूला, हाँ देखते हैं, सही है, 4+1। तो ये नेट फोर्स इस पे एफ और इस पे कितना हो जाएगा? 2f। तो नेट फोर्स लगेगी, इस तरफ 2f है, इस तरफ f है। 2f के पास। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं इसको बड़ा दिखा सकता हूँ, ये 2f फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ है, 2f लगेगा, ऊपर f लगेगा। नीचे की तरफ 2f है क्योंकि 2i है ना, ये थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ f लगेगा, तो नेट फोर्स ये आएगा, दिस इज द नेट फोर्स। और ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी नेट फोर्स आ जाएगा अंडर रूट, ये एफ है, ये 2f है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर, 5f स्क्वायर अंडर रूट 5f, यानी नेट फोर्स आ गया √5 और f की वैल्यू ये रही आई स्क्वायर 2 पाई डी, ठीक है? और इसका एंगल, ये एंगल हो जाएगा, इसको आप निकाल लो, मान लो किस डायरेक्शन में, तो एंगल हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? f, ये भी तो f ही तो है, ये f तो ये f, रेक्टेंगल बनता है f अपॉन 2f, तो वहां से tan अल्फा आ जाएगा, तो एंगल भी मिल जाएगा आपको, tan अल्फा बराबर f अपॉन 2f, तो tan अल्फा आ गया। ठीक है, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। हो गया कंप्लीट, लिख लो जल्दी से। स्टार्ट कर दिया था ये? समझ आ रहा है? सिंपल है बस, ये सब तो फॉर्मूले सिंपल है, बस वेक्टर थोड़ा सा यूज हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन इसमें, अंदर की तरफ करंट जा रहा है आई, ये डॉट, ये डॉट, यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, और ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल लेंथ एल लेंथ एल लेंथ। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए वायर, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए वायर। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम ये वाला करते थे। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, जो भी नाम दो इसको, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालो। तो जैसे इस पे निकालते थे वैसे ये होगा, जैसे इसकी वजह से जाएगी इधर की तरफ, स्किन आ जाएगा भाई 120 करंट होगा। हाँ, जितना इसका इक्वल आएगा, इक्वल 160 होगा, 60, 120 नहीं होगा, 60 होगा, ऐसे ऐसे, हाँ ये 60। 60। तो 60 में √3 टाइम्स जो भी होता है, सेम यहाँ पर है। रिपल्सिव है, अरे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, रिपल्सिव है, तो इस पर यहाँ लगेगा, उस पे वहां जाएगा, उस पर वहाँ लगेगा, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वेक्टर सेम है दोनों में, वेक्टर यूज, बाकी बस कंसेप्ट अलग है, वहाँ करंट का कंसेप्ट है, यहाँ चार्ज का कंसेप्ट है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ इतना छोटा ही है, मतलब 2 मिनट में कर सकते हो इसको। लिख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। एक इनफाइनाइट वायर है, नीचे जमीन पर रखी है, जिसमें करंट जा रहा है मान लो आई, ये फ्लोर पे रखिए, फ्लोर पे। और इसके ऊपर एक वायर है जो हवा में है, दोनों में करंट सेम है। ठीक है, इसका, इस जो वायर है इसकी लेंथ L, इस वायर का जो मास है वो M है। ठीक है, X निकालना है सो डैट ये वायर हवा में लटकी रहे। अब वायर, ए इनफिनाइट वायर is on ground carrying I current। तो एक इनफिनाइट वायर है जो ग्राउंड पर रखी है, कितना करंट कैरी कर रही है, I। इस सेकंड वायर of length L carrying same I current, is placed in air having mass M, is placed in air having mass M. Find the value of distance between the
distance between the wire so that the wire do not fall. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है x so that wire do not fall, हवा में रहे, है ना। इसका क्वेश्चन दूसरा वर्जन क्या बन सकता है? दूसरा वर्जन ये बन सकता है कि मान लो वो x मीटर हाइट पर है, तो बताओ कितना करंट इसमें से जाए कि ना गिरे। तीसरा क्या वर्जन कौन सा बन सकता है? ये 1 मीटर हाइट पर है, इसमें से 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो बताओ इसमें कितना करंट जाए ये फॉल ना करे। ऐसे घुमा घुमा कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या क्या है? गिवन है आपका आई दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर गिवन है, या फिर लेंथ पे पूछ सकता है, फाइंड लेंथ ऑफ वायर सो दैट इट नॉट फॉल। लेंथ ऑफ वायर भी गिवन है l, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g गिवन है। तो जो जो गिवन है उसके रूप में आंसर आएगा तुम्हारा, और जो जो नहीं है, जो गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो फाइंड क्या करना है? x करना। कई बार x दे देगा, l दे देगा, m दे देगा, i निकालो, ठीक है। कई बार i दे देगा, m दे देगा, x दे देगा, l निकालो। कैसे घुमा फिरा क्वेश्चन, तो कैसे होगा बताओ? सर इसके नीचे तो लगेगा mg फोर्स, mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं, यहीं से हो जाएगा आंसर, है ना। अरे करवा दूं मैं, ट्राई कर लेना, ठीक है। एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स है, इक्वल कर लेना दोनों को, वहां से x निकल जाएगा तुम्हारा। अगर वो कहता है m निकालो तो m निकल जाता, वो कहता था i निकालो तो i निकल जाता, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके किस बेस पर थे? जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था उस बेस पे क्वेश्चन थे सारे। तो ये टॉपिक मतलब जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए मोस्टली। लिख लिया क्वेश्चन? लिख लो जल्दी से, कल टेस्ट ले लेंगे और वो क्वेश्चन भी करा देंगे जो पहले करवा मैंने लिखवाए थे ना, वो छुड़वा दिए थे मैंने, वो कल क्वेश्चन करवा देंगे और कल टेस्ट भी ले लेंगे। आगे इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पेपर बनाऊंगा, मैं पेपर बनाता रहूंगा, तुम टेस्ट दे देना। हाँ वो कर देंगे ना। कितने हो तो गए? तेरा तो कर दिया मैंने, किसका रह रहा? तेरा करा नहीं था, एक तो कर दिया तेरा। अरे वो तो हुई है। हाँ तो फिर सबका नहीं हाँ वो सबका नहीं हुआ वो। तेरे दोनों पे हुआ। टेस्ट बोलते हैं, चेक हो गए नहीं हुए। पता नहीं चाहिए ना कितना पानी में चल रहा है। थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है ना, तो इसमें ना थोड़ा माइंड मैप तुम्हारा बनते रहना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत कम है, कंसेप्ट कम है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा और कितने सारे पेज है, तो ज्यादा पेज नहीं है। मतलब कंसेप्ट के तुम पेज देखोगे ना तो मेरे हिसाब से बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, तो इसलिए माइंड मैप रहेगा पेज चैप्टर का, तो तुम्हें हाँ लगेगा कि हाँ भाई चैप्टर छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन तो हो गए खत्म। मैं एक थोड़ा सा माइंड मैप बता देता हूँ तुम्हें चैप्टर का, ताकि तुम्हें याद रहे, है ना। बता दूंगा, देखते हैं, पहले लिख पाऊँ तो सही। लिख लिया? देखो, चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो था मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, करंट कैरिंग वायर की वजह से, यही तो था। उसमें हमने इन्फिनाइट फाइनाइट वायर के बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था, फिर उसका बायोट-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इन्फिनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पर मैग्नेटिक, फिर एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। फिर उसमें एम्पियर सर्किट लॉ में सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर की वजह से, और पढ़ा था इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था उसमें भी, है ना। आंसर सेम ही आया था। फिर उसको हमने फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है कि अगर एक क्यू चार्ज है, वी स्पीड से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, ये पढ़ा था। उस फोर्स के फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, फोर्स द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होगी वो जीरो होगी। वर्क डन जीरो, पावर जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, है ना। वेलोसिटी तो चेंज होगी पर स्पीड सेम रहेगी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जिसके वजह से सर्कुलर पाथ आएगा अगर, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ आएगा। फिर उसके बाद कुछ एंगल थीटा हो तो उस थीटा का परपेंडिकुलर वाला पार्ट तो सर्कुलर घुमाएगा और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, तो दोनों का मिलकर हेलिकल पाथ बनेगा। फिर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो दोनों को मिला के बोला लॉरेंज फोर्स लगता है ना। लॉरेंज फोर्स। फिर वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था, तो उसमें अगर वेलोसिटी E/B के बराबर है, एक्चुअली में हमें चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी चाहिए, तो हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से जनरेट करवाते हैं वहां पर कि उन दोनों का रेशियो 100 आ जाए। तो 100 वाली तो सीधी चली जाएगी, उसमें नेट फोर्स 0 रहेगा। 101 वाली यानी 100 से ज्यादा वाली, उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। और 100 से कम वाली इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कल, मतलब परसों, क्या पढ़ा था उसका माइंड मैप देख लेते हैं। तो उसके बाद ये दूसरा हिस्सा था चैप्टर का। पहला हिस्सा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा हिस्सा यहाँ तक का था, वेलोसिटी सेलेक्टर तक था। ये है तीसरा हिस्सा, चैप्टर का तीसरा हिस्सा, पार्ट 3 बोलते हैं इसको। इसके वो लिख लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या था? पार्ट 3 में था, पहला हमने पढ़ा कि अगर कोई भी वायर है, किसी भी शेप में वायर है, आई करंट जा रहा है और उसको किस फील्ड में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना। अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। यहाँ पर क्या है, वो है बी शुड बी यूनिफॉर्म। ये चैप्टर का तीसरा हिस्सा मान लो, और उसका माइंड मैप एल इफेक्टिव। फिर इस पर हमने बहुत क्वेश्चन करे, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी पर, बस बी सेम होना चाहिए इसमें। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता था कि अगर वायर सर्कुलर है और उसमें करंट जा रहा आई, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। चाहे कैसा ही हो, अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, साइड हो, आइड हो, कैसा भी हो, पर यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस वायर पर
फोर्स आती थी 0, 20 इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि एल इफेक्टिव क्या आ गया था 0। ये हमारा मेन हिस्सा था इसका। फिर और देखो जल्दी से थर्ड जो चीज थी इसमें, दिखाना एक बार। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस करे। रेल प्रॉब्लम करी है किसमें हमने, याद हो तो। अरे 2 वायर थी, उसमें बैटरी लगा रखी थी, है ना। ये सब करा। हाँ, इसके बाद हमने करा, इसमें जो तीसरा हिस्सा था मेन, वो एक ये था इन्फिनाइट वायर। आई करंट जा रहा है इसमें से, और इसके सामने हमने रख दी फाइनाइट वायर I1 I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और फोर्स होगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d इंटू में L। इस वायर की लेंथ है L। अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा। यहां से I1 करंट, यहां से I2 करंट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बाई d। तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन अट्रैक्टिव फोर्स। इस पे भी F फोर्स ऐसे, ये हमने पढ़ा है ना, यहीं से निकल के। चौथा, पांचवा जो इंपॉर्टेंट पढ़ा था यहाँ पे, कि अगर I करंट जा रहा है यहाँ से, ये इनफिनाइट वायर है, और इसके पास में एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है I1 I2। तो ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, बताओ जल्दी से। ये लूप अट्रैक्ट होगा या रिपेल है ना, लूप विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वायर। हाँ, तो ये था हमारा जो तीसरा हिस्सा था, मेनली इसी में खत्म हो गया है ना। मोस्टली हम फिर इसी के ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे, तो वो हो गया हमारा पार्ट 3। कल नहीं, परसों हम इसके करेंगे पार्ट 4, और उससे अगले दिन करेंगे पार्ट 5। तो 5 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको और ये बंद कर दो।